आज के टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि सेवेंथ टॉपिक ही है। कल भी हमने सेवेंथ टॉपिक पढ़ा था, उसका ये पार्ट 2 है। इसका नाम है प्रोटोकॉल। कुछ प्रोटोकॉल्स छूट गए थे, उनको हम देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉल्स का जो पार्ट 2 वाला सेशन है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोटोकॉल्स जो हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। कई सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने जाना था, जिसमें HTTP, FTP और TCP/IP महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स थे। आज देखेंगे टेलनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का नाम भी आप कई बार सुने होंगे। टेलनेट भी नियमों का एक समूह है और ये एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रोसीजर को दूसरे शब्दों में रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। यानी कि इसको मैं अगर इस तरीके से समझाऊं कि अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में एक कंप्यूटर है और आपके घर में एक कंप्यूटर है। ऑफिस में कंप्यूटर ऑन है और इंटरनेट भी कनेक्टेड है। ऑफिस के डी ड्राइव में कोई फाइल रखी हुई है, वो आपको अर्जेंट ज़रूरत है रात में, तो आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलनेट का इस्तेमाल करेंगे, अपने ऑफिस के कंप्यूटर का IP एड्रेस देंगे। आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए। अपने घर में टेलनेट ओपन करेंगे, अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस देंगे, फिर आपके कंप्यूटर का पासवर्ड मांगेगा। वो पासवर्ड देते ही आपके कंप्यूटर का पूरा डेटा, पूरी स्क्रीन, पूरा डेस्कटॉप आपके घर वाले कंप्यूटर पर दिखने लगेगा और वहाँ से आप कोई भी फाइल, किसी भी प्रकार की फाइल अपने इस घर वाले कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या घर वाले कंप्यूटर से कोई भी डेटा ऑफिस के कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को रिमोट लॉगिन कहते हैं। और बहुत सारे टेलनेट के अलावा बहुत सारे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस प्रकार के रिमोट लॉगिन की सुविधा देते हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स में से एनीडेस्क, क्विक सॉल्यूशन, नेट मीटिंग, इस तरीके के कई सारे आपके रिमोट लॉगिन की सुविधा देते हैं। साथ ही साथ आप जो जूम ऐप यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी रिमोट लॉगिन की सुविधा दी हुई है। मैं चाहूँ तो आप में से किसी एक को अपने कंप्यूटर का कंट्रोल दे सकता हूँ और मेरे कंप्यूटर का माउस वो चला सकता है। जैसे ही पावर पॉइंट ख़त्म होगा तो मैं किसी एक को एक रिमोट लॉगिन की फैसिलिटी दूंगा। ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखेंगे। उसके बाद टेलनेट एक महत्वपूर्ण फीचर था जिसको रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं। और टेलनेट के सहारे ही मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म किया जाता है। एक ही कंप्यूटर होगा और बहुत सारे लोग एक साथ लॉगिन करके एक ही कंप्यूटर पे शेयरेबल वर्क करते हैं। मल्टी यूज़र आपने सुना होगा, ये टेलनेट जैसे चीज़ों की वजह से ही मल्टी यूज़र वाला जो काम है वो होता है। टेलनेट, इसके द्वारा हम दूर स्थित कंप्यूटर से लॉगिन कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। उस कंप्यूटर पर आसानी से कार्य भी किया जा सकता है और उसका डेटा भी, पूरा का पूरा डेटा अपने पास लिया जा सकता है और अपना पूरा डेटा वहाँ पर दिया जा सकता है। आपको ये बता दूं कि टेलनेट जैसे रिमोट लॉगिन वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इसका मिसयूज़ भी होता है हैकिंग वगैरह के लिए। अगर किसी वजह से आप अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस और अपने कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को शेयर कर देते हैं और टेलनेट पर उसे अलाउ कर देते हैं, या फिर एनीडेस्क या फिर क्विक सॉल्यूशन पर उसे अलाउ करते हैं, तो वो कभी भी आपके कंप्यूटर का डेटा ले सकता है, आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकता है। किसी पूरा टोटल 100% एक्सेस उसको मिल जाता है। तो इससे थोड़ा सा संभाल के भी यूज़ करना होता है। आगे देखते हैं, ग्रोफर एक प्रोटोकॉल है। इसका यूज़ एप्लीकेशन लेयर पर किया जाता है। अब एप्लीकेशन लेयर क्या है, जब हम TCP/IP पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी प्रोटोकॉल डेटा TCP/IP के थ्रू ही ट्रांसमिट करता है। यानी कि आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोटोकॉल लगा हो, लास्ट में जब वो कंप्यूटर से बाहर निकल कर के केबल पे जाता है तो उसके पहले उसको TCP/IP से ही गुजरना पड़ता है। यानी कि कोई भी प्रोटोकॉल अगर लगा है तो लास्ट में TCP/IP पे जाएगा, उसके बाद ही वो फिजिकल चैनल या केबल या टेलीफोन लाइन पर या पब्लिक लाइन पर ट्रांसमिट होगा। और सेकंड कंप्यूटर में जो रिसीवर है, टेलीफोन लाइन से सबसे पहले वो TCP में आएगा, उसके बाद फिर वो दूसरे प्रोटोकॉल पे जाएगा। तो ग्रोफर जो है वो TCP में भी 7 अलग अलग लेयर होते हैं, उसमें से एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है ग्रोफर। ठीक है, इसका उपयोग रिमोट साइट्स, किसी दूसरे साइट, यहाँ पर साइट का मतलब होता है दूसरे कंप्यूटर पर, इसका उपयोग रिमोट साइट पर किसी डॉक्यूमेंट को खोजने और उसे रिसीव करने के लिए किया जाता है।
अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्च करने हैं दूसरे कंप्यूटर पर या किसी भी प्रकार की जानकारी दूसरे कंप्यूटर की लेनी है तो आप ग्रोफर का यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के ग्रोफर एक प्रकार का सर्च इंजन जैसा है, लेकिन ये वेबसाइट को सर्च ना करके कंप्यूटर्स को सर्च करता है। जैसे आपके आसपास में कोई कंप्यूटर है, ब्लूटूथ जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आसपास जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं उनका नाम दिखा देता है। वो जो प्रोसीजर है वो ग्रोफर ही कहलाता है। ग्रोफर क्या करेगा, वहाँ पर जो ब्लूटूथ ऑन करते ही ग्रोफर क्या करता है, आपके आसपास जितनी भी ब्लूटूथ डिवाइस हैं उनको सर्च करके उनका नाम दिखा देता है। ये जो प्रोसेस है वो ग्रोफर के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर ग्रोफर जो है वो कंप्यूटर के लिए लिया गया है, बट मैं आपको ब्लूटूथ के माध्यम से समझा दिया काफ़ी आसानी से। अब देखते हैं ईमेल में प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, यानी कि अगर हम ईमेल करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है। उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बट कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स जो हैं उनका नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम होता है ईमेल को सेंड करना, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता भी है। SMTP शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल इंटरनेट पर मैसेज ट्रांसफ़र या ईमेल के आदान प्रदान को कंट्रोल करता है। आप जब भी कोई भी ईमेल करेंगे, चाहे वो जीमेल हो, चाहे याहू हो, चाहे रेडिफ हो, या किसी भी प्रकार का ईमेल करते हैं, तो अगर इसमें SMTP लगा है तो SMTP सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है, यह प्रोटोकॉल भी TCP कनेक्शन का यूज़ करता है मेल को भेजने के लिए, यानी कि मेल को कंट्रोल करने का काम तो SMTP करेगा, बट नेटवर्क पर जो ट्रांसमिट होगा डेटा या केबल पर जो ट्रांसमिट होगा वो भी TCP के थ्रू ही होगा। अगला है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है। कई सारे ऐप्स होते हैं जो ऑफलाइन डेटा भी रखते हैं, तो उस तरीके का ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है POP, और ये जो होता है डेडिकेटेड कनेक्शन के साथ काम नहीं करता है। ये उसमें डेटा को डाउनलोड करके अपलोड कर लेता है, और इसकी खासियत ये है कि नेटवर्क कनेक्शन ना होने पर भी ये ओल्ड मैसेजेस को आपको दिखाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप अपना ईमेल खोलते हैं कंप्यूटर पर, अगर नेट कनेक्शन नहीं है तो पुराने आए हुए मैसेज भी नहीं दिखाएगा, लेकिन अब अगर आप अपने मोबाइल पर Gmail ऐप ओपन करते हैं और नेट ऑफ है तो भी पुराने मैसेजेस दिखाता है, क्योंकि ये पुराने मैसेजेस को डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेता है और ऑफलाइन मोड पर भी आपको दिखाता है। यानी कि इसको डेडिकेटेड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी मेल आता है तो ये उसे डाउनलोड करके रख लेता है ऑनलाइन होने पर, और ऑफलाइन होने पर भी आप इसे देख सकते हैं। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि SMTP को डेडिकेटेड कनेक्शन की ज़रूरत होती है और POP को डेडिकेटेड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है? इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। SMTP जैसे टेलीफोन लाइन है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि SMTP जो है वो टेलीफोन लाइन जो होती है जिसमें आप कॉल करते हैं, सामने वाला अगर ऑफलाइन है या फ़ोन उसका बंद है तो आप उससे कनेक्शन नहीं बना सकते, लेकिन SMS आप कर सकते हैं। उसमें सामने वाला ऑनलाइन या ऑफलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ऑनलाइन होगा उसको वो मैसेज मिल जाएगा। सेम वैसा ही POP है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, उसमें आप मैसेज भेज सकते हैं और सामने वाला जब भी ऑनलाइन होगा तो उसको मिल जाएगा। लेकिन SMTP में क्या होता है, जब वो ऑनलाइन होगा तभी उसको मिलेगा, ऑफलाइन होगा तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब भी उसको देखना होगा तो ऑनलाइन आना पड़ेगा, लेकिन POP में ऐसा नहीं है। वो ऑफलाइन एक बार जब रिसीव कर लेगा तो बाद में ऑफलाइन आने पर भी वो उसे देख सकता है, क्योंकि वो डाउनलोड करके उसमें रख लेता है क्लाइंट सिस्टम पे। उसके बाद आते हैं थर्ड प्रोटोकॉल जिसका नाम है MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इस प्रोटोकॉल का उपयोग मल्टीमीडिया फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगर आप ईमेल पर या मेल के माध्यम से कोई ऑडियो, वीडियो, इमेज इत्यादि को भेजते या रिसीव करते हैं तो उसकी जो कंट्रोलिंग है वो MIME प्रोटोकॉल के द्वारा की जाती है। इसमें फ़ाइल अटैचमेंट की जो सुविधा है वो MIME के द्वारा प्रदान की जाती है। तो आप लोग ये 3 प्रोटोकॉल्स के बारे में जान गए, और साथ ही साथ अभी आपने देखा कि भारती नाम की कोई स्टूडेंट है, उसने अभी स्क्रीन पर कुछ सर्कल किया था। आप लोगों को दिख रहा था सर्कल वो? यस सर।
ठीक है। तो ये एक प्रकार का रिमोट लॉगिन ही है और सर उनको सर अलाउ किए थे। मतलब अभी फ़िलहाल स्क्रीन पर जो मैसेजिंग करनी है वो अलाउ होती है जूम पर, उसको लॉक भी किया जा सकता है। और मैं अभी आप में से कोई एक अपना नाम बताइए, मैं उनको अपना रिमोट कंट्रोल अलाउ करता हूँ, वो माउस चलाएंगे मेरे कंप्यूटर का। इसमें बताइए मैं किसको अपना कंप्यूटर का रिमोट कंट्रोल अलाउ करूँ। गौरव सेन, आपको अलाउ करूँ? यस सर, मेरे पास एनी टास्क है सर, नहीं, एनी उससे डेस्क हो जाएगा। नहीं, जूम से ही हो जाएगा। अभी जूम पे ही मैं अलाउ कर रहा हूँ और मेरा माउस आपको दिखाई देगा और माउस आप चलाओगे, ठीक है, अपने कंप्यूटर से, और बाकी सबको दिखाई देगा। तो मैंने गौरव यस को सर। रिमोट कंट्रोल अलाउ कर दिया है और मैं माउस को छोड़ दिया हूँ। अब गौरव आप मेरे माउस के ऊपर अपना स्क्रीन उंगली से टैप करो और माउस को मूव करो। ठीक है, यस सर। गौरव हाँ माउस सर, को हो मूव रहा कर रहा है। आप चाहो तो मेरे कंप्यूटर में नोट पैड ओपन करके अपने फ्रेंड का नाम लिख दो। हाँ, ये मिनिमाइज़ कर रहे हो आप, मिनिमाइज़ कर सकते हो या फिर है सर। नोट। इसमें अच्छा, कीबोर्ड भी दिया है सर इसमें। हाँ, कीबोर्ड भी दिया है, आप कुछ लिख भी सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आप, मैं अभी नोट पैड ओपन कर दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी आप यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम लिखो। आपके फ्रेंड का नाम मुझे नहीं पता है। सर ये मोबाइल पे ही हो रहा है कि नहीं, मेरे कंप्यूटर से हो रहा सभी है? को दिख रहा होगा ये, मोबाइल से। सभी को दिख रहा होगा, ये मोबाइल पे नहीं हो यहाँ रहा है, से ये मैं मुझे भी टाइप कर दिख रहा रहा हूँ। है। ये प्रवीण लिखा है मोबाइल आपने। से? हाँ, प्रवीण सर टाइप हो भारती। रहा है वहाँ। हाँ, प्रवीण भारती लिखा आपने। सभी को दिखा ये? हाँ सर। कोई और रिस्पॉन्स यस करके सर। बताओ आपको दिख रहा है कि नहीं बाकी लोग को। यस यस सर, दिख सर। रहा है। दिख रहा है। तो दिख यहाँ रहा पर सर। मैंने आपको एक यस रिमोट सर। लॉगिन का एक एग्जांपल दिखाया लाइव, जिसमें मैंने जूम ऐप के द्वारा प्रवीण को सॉरी, प्रवीण बोल रहा हूँ, गौरव को गौरव। मैंने अलाउ किया और उसने प्रवीण अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का रिमोट लॉगिन ही है जो इस टेलनेट सेम ऐसा ही काम करता है। अब आप चाहो गौरव, आप चाहो तो मेरे कंप्यूटर की पूरी फाइल्स आप देख सकते हो। यहाँ पर ओपन करोगे, आप अपना माउस ले जाइए, यहाँ पे कंप्यूटर की पूरी फाइल्स आप देख सकते हो, कॉपी वगैरह भी कर सकते हो। तो इस प्रकार की कंट्रोलिंग जो है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए और किसी और को इसकी अथॉरिटी नहीं देना चाहिए। अब मैं गौरव का जो रिमोट कंट्रोल वाला है उसको वापस ले रहा हूँ, है ना। कंट्रोलिंग यहाँ से मैंने हटा दी है। और आप जब वीडियो इसका अपलोड होगा, वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो कंट्रोलिंग है उसमें है किस तरीके से कंट्रोल दिया जाता है। वीडियो में पूरा रिकॉर्ड होगा ये, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का प्रोटोकॉल्स वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं उसका नाम है गूगल फॉर्म्स। इसको हम फटाफट कर लेते हैं। गूगल फॉर्म्स का काम यूज़ होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर गूगल फॉर्म का यूज़ करेंगे और आपसे कुछ हल्का फुल्का डेटा कलेक्ट करेंगे, देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क होता है। फ्यूचर में आपको गूगल फॉर्म का कई बार यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए ये प्रैक्टिस भी होगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म को बनाना काफ़ी आसान होता है और आप आसानी से इसको बना सकते हैं और डेटा ऑनलाइन ही कलेक्ट किया जा सकता है। इसका यूज़, मैं गूगल फॉर्म पर गया। गूगल फॉर्म को चलाने के लिए, गूगल का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है। मेरा जीमेल पहले से लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा मुझे जीमेल लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मेरा गूगल फॉर्म ओपन हो गया है। मैं इस गूगल फॉर्म का नाम दे देता हूँ मैं गूगल फॉर्म का नाम देता हूँ BCA1 टेस्ट। फ्यूचर में अगर ऑनलाइन क्लास चलेगी तो इस प्रकार से टेस्ट भी आपका इसी में होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखा एंटर योर नेम और इसमें लिखा मैंने शॉर्ट आंसर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा आपका एंटर योर नेम और एंटर लोकेशन।
लोकेशन में आपको सिंपल लिखना है भिलाई या दुर्ग, या मैं ऐसा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ भिलाई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दुर्ग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अदर। ठीक है, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। इन 2 ऑप्शंस को आपको मैं गूगल फॉर्म बनाया मैंने, गूगल फॉर्म को मैंने व्यू किया, ये गूगल फॉर्म है। आपको यहाँ पर नाम लिखना है। मैं यहाँ पर आपको एक नाम लिख करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये नाम, ये मैंने क्रिएट किया डेटा शीट। और आप देखिए किस तरीके से डेटा शीट क्रिएट होती है ऑनलाइन। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का भी नाम आपने सुना था, एक दिन छोटा सा सेशन हम लेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। अब मेरा ये क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पे रिस्पांस में, देखिए रिस्पांस में 0 रिस्पांस है। मैं यहाँ पर गया इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे व्यू कर दिया मैंने, तो आपके कंप्यूटर पे ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा साइंस कॉलेज, और यहाँ पे लोकेशन में मैंने क्या ले लिया, भिलाई, और इसको क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो ऐसा आ जाएगा, और ये बंद कर दिया मैंने। रिस्पांस में देखिए यहाँ पर एक रिस्पांस आ गया है, और जब रिस्पांस में मैं जाऊँगा और एक्सेल में जाऊँगा तो मुझे आपका लिखा हुआ डेटा ऐसा यहाँ पर दिखाई देगा, किस डेट पे किस टाइम पर, और आपका लोकेशन, आपका 2 डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपके चैट बॉक्स में ये लिंक भेज रहा हूँ, आप अपना अपना नाम और अपना अपना लोकेशन टाइप करके भेजेंगे तो आपको लाइव यहीं पर दिखाई देगा। तो मैं आपके जूम के चैट बॉक्स में यहाँ पर आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये लिंक, आप देखिए चैट में एक लिंक आया होगा, उसको ओपन करिए और सब लोग उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, और सबमिट करते करते आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखते जाइए, जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना यहाँ पर आपका नाम आते जाएगा। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो गूगल ने स्टार्ट की है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। ठीक है, अब आप लिंक पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए अभी प्रतीक देशपांडे ने, अंचल, खुशप्रीत ने अभी सबमिट किया, लिकेश्वर, देखिए डेटा यहाँ पर आते जा रहा है, एक्सेल के रूप में आ रहा है। चारू वर्मा ने अभी रेज हैंड किया है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। मैं सर गलती से हो गया था। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी लोकेशन, भिलाई, गौरव सेन ने दुर्ग लोकेशन डाला है। तो इस प्रकार से आपका डेटा देखिए कलेक्ट हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ किया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है वो भी हम देखेंगे कभी। अभी आपके स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा है और लोकेशन दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. गूगल फॉर्म आपको भविष्य में भी यूज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे आप लोगों का ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं गूगल फॉर्म बनाऊंगा, आप लोगों को चैट में एक लिंक डाल दूंगा, आप लोग जैसे भरेंगे यहाँ एक्सेल में पूरा डिटेल आ जाएगा। आप अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका जो भी डिटेल चाहिए होता है ना, हम ऐसे गूगल फॉर्म से आपसे मांग सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आप जैसे आपका फ़ोटो चाहिए होगा, मैं गूगल फॉर्म बनाऊँगा, उसमें आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, इसमें आ जाएगा। मान लीजिए मुझे आपका कोई आपको मैंने असाइनमेंट दिया, उस असाइनमेंट को मैं गूगल फॉर्म बनाऊंगा, आप गूगल फॉर्म में सबमिट करेंगे और मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। कुछ सैंपल डेटा, ये तो सैंपल डेटा था आपका। ठीक है, इसमें 19 लोग, देखिए एक प्रकार का ना अटेंडेंस हो गया आपका। अगर मैं मानूँ तो आज इतने लोग प्रेजेंट हैं, 19 लोग प्रेजेंट है, अब पार्टिसिपेंट्स में भी 20 दिखा रहा है। तो एक प्रकार का ये आज का अटेंडेंस है। मैं ऐसा अटेंडेंस भी ले सकता हूँ आपका, अगर मुझे अटेंडेंस लेना हो तो मैं ऐसे ही आपकी अटेंडेंस भी ले सकता हूँ। ये डेट भी दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है और आपका यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहा है। क्लियर? तो ये एक प्रकार के आपके अटेंडेंस है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर कल से मैं ऐसा अटेंडेंस लेना चालू करूँ, सेम लिंक रहेगा, आप अटेंडेंस दे सकते हो। इसमें जो आप जितने बजे सबमिट करोगे
उसका टाइम रहता है ये। और अगर आप रात शाम को सबमिट करोगे तो ये टाइम अलग दिखाएगा और उसको इनवैलिड भी मान सकते हैं। क्लियर? तो ये गूगल फॉर्म था। कितने लोगों को समझ में आया गूगल फॉर्म? आ गया सर। आ गया? सर अच्छे यस से सर, आ गया। आ गया ठीक है। सर। तो आप कंप्यूटर Yes, वाले हो, sir. बीसीए वाले हो, आने वाले सालों में मतलब ये 3 सालों में कई बार आपको गूगल फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। तो एक छोटा सा मैंने प्रैक्टिकल सेशन करके दिखा दिया, और आने वाले देखना अभी 1-2 महीने में ही कई बार आपको गूगल फॉर्म्स के ज़रिए कॉलेज की तरफ से लिंक आएगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से लिंक आएगी। तो इस तरीके से आपका डेटा फटाफट, अब इसमें क्या है कि एक पर्सन को फ़ोन करके उसका डेटा लेने से ज़्यादा आसान है कि इस तरीके से डेटा ले लिया जाए। आपको लिंक भेजा जाएगा और उससे आप इसका यूज़ सर्वे करने के लिए भी किया जाता है। आप सर्वे भी कर सकते हैं कई प्रकार का। ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक देखा उसका नाम था प्रोटोकॉल, जिसमें हमने ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा, जिसमें हमने माइम प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एसएमटीपी प्रोटोकॉल के बारे में देखा, जो इंटरनेट पर आपका मेल ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। मेल ट्रांसफ़र करने के लिए हमने एसएमटीपी देखा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल देखा, या पॉप इसका नाम है। पॉप के कई सारे वर्जन हैं, पॉप 3, पॉप 4। तो ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएमटीपी, पॉप और माइम, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं और एग्ज़ाम में इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पूछा जाता है। क्लियर है? इसके अलावा हमने 2 प्रोटोकॉल और देखे, टेलनेट और ग्रोफर। टेलनेट का हमने अभी रिमोट लॉगिन करके आपको दिखाया कि कैसे गौरव ने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपने फ्रेंड का नाम लिखा। वो बैठा हुआ है अपने घर पर अपने मोबाइल फ़ोन पर, और इंटरनेट का यूज़ करके, टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके उसने कैसे मेरे कंप्यूटर पर की स्क्रीन पर बिना मेरा कीबोर्ड छुए उसने टाइप कर दिया। वो चाहे तो वहीं से बैठे बैठे मेरा कंप्यूटर शट डाउन कर सकता है। ठीक है। आपने कभी भी न्यूज़ में सुना होगा कि किसी रिमोट लोकेशन पर चाइना से बैठे बैठे उन्होंने इसका सर्वर हैक कर लिया, या कोई भाभा का सर्वर जैसे हैक हुआ था बीच में एक बार। तो इसी तरीके से टेलनेट प्रोटोकॉल और कई सारे प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके सर्वर्स को हैक किया जा सकता है, उसका डेटा लिया जा सकता है। फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, स्टडी मटेरियल्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर ये किसी बैंक का कंप्यूटर होता, या किसी रक्षा सिस्टम का, डिफेंस का कंप्यूटर होता, मंत्रालय का कंप्यूटर होता, तो उसमें बहुत ही गोपनीय डेटा होता है। उसका खो जाना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको हैक करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसमें कई सारे सिक्योरिटी एजेंट भी लगे होते हैं जो निगरानी रखते हैं कि कोई हैक तो नहीं कर रहा है। ठीक है। समझ में आया ये चीज़? आज की क्लास जो है प्रोटोकॉल के ऊपर थी। किसी को और कुछ इससे रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हैं। ग्रोफर का यूज़ आप कर सकते हैं। ग्रोफर को मैं भी दिखा देता हूँ। ग्रोफर कमांड के बारे में अभी आपको बताता हूँ। आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ग्रोफर कमांड चलाने के लिए, सॉरी ग्रोफर चलेगा नहीं अभी, इसमें पिंग कमांड का आपने नाम सुना होगा। ये पिंग जो है ये ग्रोफर ही है। पिंग कमांड का नाम किसने सुना है? आप में से किसी ने पिंग कमांड का नाम सुना है? पिंग का पूरा नाम ही होता है पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। ये पैकेट्स इंटरनेट पे सेंड कर देता है। ये अपने पैकेट्स, ये इस पिंग कमांड का यूज़ करते हैं जब आप अपना ब्लूटूथ ओपन करते हो, तो आपके आसपास जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस जो कि चालू हैं उनका लिस्ट कैसे दिखाता है, ये पिंग कमांड से ही होता है। असल में जब आप अपना ब्लूटूथ ऑन करते हो और सर्च करते हो कि आसपास कोई डिवाइस है कि नहीं, तो आपका ब्लूटूथ पिंग को सेंड करता है। पिंग मतलब कि पैकेट सेंड करता है, ग्रोफर्स के पैकेट को सेंड करता है, और वो पैकेट जिसके पास रिसीव होते हैं उनका डेटा रीसेंड होता है। उसमें रीसेंड करने का ऑप्शन होता है, मतलब एक कमांड होता है। तो जिस कंप्यूटर पर या जिस मोबाइल डिवाइस पर ब्लूटूथ पर आपका पिंग या पैकेट ग्रोफर जो है वो रिसीव होगा, वो कंप्यूटर आपको दोबारा रीसेंड कर देगा, और उसका पैकेट जैसे ही आएगा तो आपको पता चल जाएगा आप आसपास में कोई कंप्यूटर या एक्टिव ब्लूटूथ डिवाइस है। इस पिंग कमांड को उस तरीके से टेक्निक से बनाया गया जैसे कि डॉल्फिन या वेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आसपास में उनको वो देख नहीं सकती। डॉल्फिन या फिर वेल्स जो होती हैं उनको देखने की क्षमता बहुत कम होती है,
तो वो एक प्रकार का साउंड जनरेट करती है, और चमगादड़ भी जो होता है वो भी एक प्रकार का साउंड जनरेट करता है, और आसपास में रखी हुई वस्तुओं से वो साउंड जो है रिटर्न टकरा करके वापस आता है, तो उसको पता चलता है कि आसपास कोई चीज़ है या नहीं। सेम वही काम जो है वो ग्रोफर भी करता है। उसमें पैकेट्स को हवा में, मतलब पब्लिक चैनल पर ऐसे ही ओपन कहीं पर भी भेज दिया जाता है कि कोई एड्रेस नहीं होता, वो कहाँ जाएगा उसका कुछ पता नहीं है। आसपास वो पूरी तरीके से सेंड किया जाता है। आसपास अगर कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस उसको रिसीव करता है तो उसमें एक कमांड होता है जो उसको रीसेंड कर देता है, वापस उसी सर्वर वाले कंप्यूटर पर रीसेंड करता है, तो उसको पता चलता है कि आसपास कोई दूसरा एक्टिव डिवाइस है। क्लियर हुआ पिंग कमांड? तो पिंग का जो फुल फॉर्म है उसका नाम है पैकेट इंटरनेट ग्रोफर, और इसके लिए ग्रोफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके अभी गौरव को अपने कंप्यूटर का कंट्रोल दिया, जिसने उसे रिमोट लॉगिन करके मेरे कंप्यूटर पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की। उसके बाद मैंने आपको ग्रोफर के बारे में ब्लूटूथ के द्वारा या फिर डॉल्फिन के एग्जांपल से या चमगादड़ के एग्जांपल से समझाया। ईमेल में यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल्स को हमने देखा है, SMTP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और माइन प्रोटोकॉल। माइन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है मल्टीमीडिया फाइल्स, ऑडियो वीडियो वगैरह सेंड करने के लिए। पॉप का यूज़ किया जाता है मैसेजिंग वगैरह सेंड करने के लिए, और ये ऑफलाइन में भी उपलब्ध कराता है सेवाएं। इसके लिए डेडिकेटेड कनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो आज आपने जो भी 4-5 प्रोटोकॉल्स देखे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो हम अभी क्लास यहीं पर, मतलब रिकॉर्डिंग अभी बंद करते हैं। इसके बाद अब डाउट सेशन चालू करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।